हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। समाकलन की दो वीडियो में मैं आपको पहली वीडियो में मानक सूत्रों का अध्ययन करा चुका हूँ। सेकंड वीडियो में प्रतिस्थापन विधि का अध्ययन कर चुके हैं और इस वीडियो में स्टूडेंट हम प्रतिस्थापन विधि पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। उनमें से जैसे क्वेश्चन dx अपॉन 1 प्लस 10x, इसका हमें समाकलन करना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिसमें डायरेक्ट प्रतिस्थापन विधि लग जाती है। कैसे लगती है डायरेक्ट प्रतिस्थापन विधि? कि यदि आपको दो या दो से अधिक फलन गुणनफल अथवा भागफल में दिए गए हों तो उनमें से डायरेक्ट एक फलन को t के बराबर माना जा सकता है, लेकिन डायरेक्ट t के बराबर कब माना जाएगा? जब उसका अवकलज उसी फलन में विद्यमान होगा। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को आप देखते हैं कि dx अपॉन 1 प्लस 10x में यदि डायरेक्ट किसी भी एक फलन को मैं t मानता हूं तो इसका अवकलज विद्यमान नहीं है। मैंने आपको समाकलन के प्रश्न को हल करवाने का एक सीक्वेंस बता रखा है कि सबसे पहले क्वेश्चन को आप मानक सूत्र से हल करने का प्रयास करेंगे। मानक सूत्र इस तरह का है नहीं, मानक सूत्र से नहीं होता है तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने का प्रयास करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि इसमें डायरेक्ट नहीं लग रही है। तो बच्चों, आपको यहाँ ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि प्रतिस्थापन विधि कुछ क्वेश्चनों में डायरेक्ट लग जाती है, कुछ क्वेश्चनों में कैलकुलेशन करनी होती है, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि लगती है। तो देखिए, इसकी थोड़ी सी अपन ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलेशन करते हैं इस क्वेश्चन की, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि लग जाएगी। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलेशन काम में लेंगे। 10x के स्थान पर यहाँ sin x बटे cos x लिखा जा सकता है। कहने का मतलब इसको sin और cos के पदों में तोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे dx अपॉन 1 प्लस, यहाँ लिख दिया जाएगा sin x बटे cos x, sin x बटे cos x लिख दिया। उसके बाद इसकी एलसीएम आ जाएगा, इसका एलसीएम आएगा तो क्या हो जाएगा dx अपॉन, इसका एलसीएम आ गया cos x और एक का भाग cos x में दें, cos x इंटू एक करें तो cos x प्लस sin x। अगले स्टेप में cos x ऊपर चला जाएगा। तो देखिए cos x ऊपर गया तो ये है गया cos x dx अपॉन cos x प्लस sin x। यहां तक हमने एक नॉर्मल कैलकुलेशन कर ली क्वेश्चन की, केवल क्वेश्चन को साइन कॉस में बदला है। साइन कॉस में बदलने के बाद उसका एलसीएम लिया है। एलसीएम लेने पर ये स्थिति आई cos x dx अपॉन cos x प्लस sin x। अब यहां से पुनः प्रतिस्थापन विधि को माइंड में लाएंगे कि किसी एक फलन को t के बराबर माने तो किसी एक फलन को t के बराबर माना जाएगा, मान सकते हैं sin x को t के बराबर माने यहाँ। तो sin x को जब t के बराबर माना जाएगा तो sin x का अवकलज तो विद्यमान है cos x dx बराबर dt, तो इसके स्थान पर dt लिख दिया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ sin x के स्थान पर t लिख दिया जाएगा और cos x के स्थान पर लिखने के लिए हमें अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर लिखना पड़ेगा। क्योंकि अपन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर t। जब आपने sin x बराबर t माना है उसके बाद हमें cos x की वैल्यू निकालनी है। तो cos x की वैल्यू निकालेंगे तो 1 cos स्क्वायर x को लिखा जा सकता है 1 माइनस sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x बराबर 1 माइनस टी स्क्वायर cos x sin x की वैल्यू। तो कहने का मतलब फॉर्म में नहीं आएगा क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन मानक सूत्र में नहीं आता है तो समझ लेना है कि जो हमने माना है वो गलत है। कहने का मतलब इसको sin x बराबर t से हल करेंगे तो आप एक दो स्टेप हल करके देखना, अपने आप आपको पता लग जाएगा कि जो हमने माना है वो गलत है। अब देखिए यहां से बहुत अच्छी कैलकुलेशन है, सुनना ध्यान देना। देखिए नीचे वाली सिमेट्री को गौर से देखें। नीचे वाली सिमेट्री क्या लिखी हुई है cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x। मैं नीचे वाली सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए ऊपर वाली सिमेट्री को तोड़ूंगा। कैसे तोड़ूंगा ध्यान देना। यदि मैं इसका 2 से गुणा कर दूं और 2 से भाग कर देता हूं, ध्यान दें। यदि इस क्वेश्चन में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देने की बात है,
यदि मैं 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देता हूं इसमें, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अपन जानते हैं कि किसी संख्या का गुणा कर रहे हैं, अगर उसी संख्या का भाग कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा किया क्यों जा रहा है, ये है मेन बात। 2 से ऊपर नीचे गुणा इसलिए किया जा रहा है कि जैसे 2 से ऊपर नीचे गुणा किया तो 2 तो यहाँ आ जाएगा और 1/2 ये आ जाएगा। भाग वाले को तो मैंने बाहर निकाल लिया और गुणा वाले को अंदर कर दिया। कहने का मतलब बात हुई है 2 से 2 कट जाएगा। तो इस तरह से लिखा जा सकता है। क्यों लिखा, देखिए 2 cos x को लिखा जा सकता है cos x प्लस cos x, cos x प्लस cos x बराबर 2 cos x। क्यों लिख रहे हैं अपन cos x प्लस cos x, ये भी मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि मैं अंश को हर की सिमेट्री में तोड़ना चाहता हूं। अब अंश को हर की सिमेट्री में तोड़ा जाएगा तो उसके लिए ध्यान दें, यहां तक आपके समझ में आ गई होगी। उसके बाद ध्यान दें 1/2 ये भार है, इसके साथ साथ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, गौर करना, 2 cos x को लिखा जा सकता है cos x प्लस cos x, लिख दिया cos x प्लस cos x। उसके बाद नीचे sin x और आ रहा है। तो देखिए गणित का एक यूनिवर्सल नियम है, यदि किसी संख्या को आप जोड़ना चाहते हो और उसी संख्या को घटा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नीचे वाली सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए यहाँ sin x जोड़ दिया जाएगा और sin x घटा दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या कर दिया जाएगा, प्लस के sin x और माइनस के sin x और अपोन में ये चल ही रहा है cos x प्लस sin x। स्टूडेंट समझने का प्रयास करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या किया मैंने, 2 से गुणा 2 से भाग, 2 से गुणा किया तो आया 2 cos x, 2 cos x को लिख दिया cos x प्लस cos x। उसके बाद नीचे वाली सिमेट्री को ध्यान में रखा, नीचे वाली सिमेट्री में cos x प्लस sin x है, तो कहने का मतलब इसमें sin x जोड़ दिया, sin x घटा दिया। अब इसको सेट कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं, ध्यान दें। तो देखिए रीअरेंज कैसे करेंगे, 1/2 तो बाहर चल ही रहा है, ध्यान दें 1/2 बाहर चल रहा है। इस cos x के साथ sin x लिख दें क्योंकि सिमेट्री इस तरह से तोड़नी है। तो देखो cos x प्लस sin x लिख दिया। उसके बाद देखिए प्लस एक cos x और एक इसके स्थान पर लिख दिया जाएगा cos x माइनस sin x और बटे में ये चल ही रहा है cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x और ये dx। स्टूडेंट समझने का प्रयास करना, बात कुछ नहीं की है। इस cos x के स्थान पर इसको लिख दिया और इस cos x को इसके साथ अरेंज कर दिया, लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इसको सेपरेट डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, सेपरेट डिवाइड करेंगे। तो सेपरेट डिवाइड करेंगे, 1/2 का सबसे गुणा है, ध्यान रखना है। तो देखिए 1/2 सेपरेट किया तो cos x प्लस sin x बटे cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x dx प्लस 1/2, 1/2 का गुणा तो है, क्या आ जाएगा cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x dx। उसके बाद देखिए इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो 1/2 यहां ये आपस में कट गए, केवल dx रह गया, प्लस 1/2 ये रह गया cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x dx। अब ध्यान दें, देखिए इसका तो डायरेक्ट समाकलन है, इसमें प्रतिस्थापन विधि लग गई। नीचे वाले फलन को यदि t मान लेता हूं, नीचे वाले फलन को cos x प्लस sin x को t मानता हूं, तो cos x का अवकलन होता है माइनस sin x जो आ रहा है, sin x का अवकलन होता है cos x जो आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो कहने का मतलब यहां से इसको मैं सॉल्व कर देता हूं। देखिए 1/2 dx का इंटीग्रेशन लिख देता हूं मैं x प्लस 1/2 और इसको मैं अलग से सॉल्व कर लेता हूं, माना इसको i मान लेता हूं, i1 मान लेता हूं इंटीग्रेशन की वजह से, और इसको मैं समीकरण 1 अंकित कर देता हूं। अब i1 को अलग से सॉल्व कर लें। i1 की वैल्यू क्या मानी है हमने, i1 बराबर माना है cos x माइनस sin x अपॉन cos x
प्लस साइन एक्स dx। देखिए अब यहां प्रतिस्थापन विधि लग गई। पुट cos x प्लस sin x बराबर t। cos x प्लस sin x बराबर t माना, उसके बाद इसका अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो cos x का अवकलन आ जाएगा माइनस sin x, प्लस sin x का आ जाएगा cos x, उसके बाद इसका होगा dt बटे dx, क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर आ जाएगा dx बराबर dt। उसके बाद ध्यान दें, देखिए क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। I1 बराबर cos x माइनस sin x dx के स्थान पर लिखा जा सकता है dt बटे t, इसके स्थान पर लिख सकते हैं t, और ये मानक फॉर्म आ गया। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है dx अपॉन x का समाकलन होता है log x, तो log t प्लस c। उसके बाद t का यहाँ मान रखना पड़ेगा, t का मान रखें तो t का मान रखने पर, t का मान रखेंगे t आएगा I1 बराबर log t की वैल्यू क्या है cos x प्लस sin x प्लस c। उसके बाद I1 का मान समीकरण 1 में रख देना है, तो I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, I1 की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2x प्लस 1/2, I1 की वैल्यू क्या है उसको लिख दें। I1 की वैल्यू क्या है log cos x प्लस sin x प्लस c। मित्रों ये इसका आंसर आ गया। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन को आपको एक दो बार करके देखना है, समझ में आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रतिस्थापन विधि का। बच्चों इसी प्रकार 1/1 प्लस cot x, इसी प्रकार आप इस क्वेश्चन को भी करने का प्रयास करेगा। सेम इसी टाइप का है dx अपॉन 1 प्लस cot x। इसमें आपको करना क्या है, वही सबसे पहले साइन कॉस में बदला जाएगा, साइन कॉस में बदलने के बाद एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेने के बाद वही 2 का गुणा 2 से भाग करना पड़ेगा, ऊपर वाले फलन को नीचे वाले फलन की सिमेट्री में तोड़ना पड़ेगा, एक प्रॉपर संख्या को घटाना पड़ेगा और जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद वही फॉर्म, इस तरह की फॉर्म आपको बनती चली जाएगी। तो आपको ये घर करना है, नहीं आता है तो कल अपन डिस्कशन करेंगे इस मैटर। ऐसे ही देखिए अगला क्वेश्चन देखें। जैसे अगला क्वेश्चन देखें, x sin x स्क्वायर dx, इसका हमें समाकलन करना है। तो देखिए यहां आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आप मानक सूत्र से हल करने का प्रयास करेंगे। मानक सूत्र इस तरह का है नहीं, x sin x स्क्वायर इस तरह का कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा नहीं। जब क्वेश्चन मानक सूत्र से नहीं होता है तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने का प्रयास करते हैं। अब प्रतिस्थापन विधि, यहाँ प्रतिस्थापन विधि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लग रही है। कैसे लग रही है, यदि मैं यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर टी मान लेता हूँ, एक्स स्क्वायर बराबर टी मानता हूँ, उसके बाद इसका अवकलन करना होता ही है, जिसको अपन टी मानते हैं उसका अवकलन ही करते हैं। तो एक्स स्क्वायर को टी के बराबर माना, तो एक्स स्क्वायर को टी के बराबर मानेंगे तो आएगा 2x dx बराबर dt। अब यहाँ x dx तो आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जिस फलन को आपने t के बराबर माना है और उसमें कोई कांस्टेंट एक्स्ट्रा आ रहा है तो कांस्टेंट से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट और चिन्ह से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कांस्टेंट और चिन्ह को इधर उधर कर देते हैं हम कैलकुलेशन से,
तो यहाँ समझने का प्रयास करना है कि यहाँ डायरेक्ट मेथड लग रहा है, प्रतिस्थापन विधि डायरेक्ट लग रही है इसमें। पुट एक्स स्क्वायर बराबर टी, एक्स स्क्वायर बराबर टी माना, उसके बाद इसका अवकलन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर यह आ जाएगा 2x, इसका आएगा dt बाई dx, dx क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ जाएगा बराबर dt। ध्यान देने की बात है यहाँ कि यहाँ x dx तो इसमें आ रहा है लेकिन 2 नहीं आ रहा है। मैंने अभी आपको एक बात बताई कि यदि कोई अचर आता है तो अचर से हमें घबराना नहीं है, अचर को तो मैं भेज दूंगा। देखो मुझे x dx की जरूरत है, 2x dx की जरूरत नहीं है, इसलिए 2 को इधर भेज दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा x dx बराबर dt बटे 2, इस तरह से लिखा जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन पे पूछेंगे तो देखिए ध्यान दें, x dx के स्थान पर तो लिखा जा सकता है dt बटे 2, dt बटे 2 को 1 बटे 2 को तो इंटीग्रेशन साइन से बाहर लिख सकता हूं मैं, क्योंकि अपन ने नियम पढ़ा है कि अचर और चर का गुणनफल दिया गया हो और उसका समाकलन करना हो तो अचर को इंटीग्रेशन साइन से बाहर लिख दिया जाता है और चर का समाकलन कर दिया जाता है। तो देखिए 1 बटे 2 को बाहर लिखा और यहाँ हो गया dt। उसके बाद क्या है साइन एक्स स्क्वायर, तो साइन के स्थान पर साइन और एक्स स्क्वायर के स्थान पर क्या मानना है टी। और ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन मानक सूत्र में परिणत हो चुका है। कहने का मतलब साइन टी का अपन ने डायरेक्ट मानक फॉर्मूला पढ़ा है, साइन टी का समाकलन होता है माइनस कॉस टी। ध्यान रखने की बात है साइन टी का अवकलन तो कॉस टी होता है जबकि साइन टी का समाकलन माइनस कॉस टी होता है। तो यहाँ लिख दिया जाएगा 1/2 माइनस कॉस टी प्लस सी। उसके बाद यहाँ टी का मान रखना पड़ेगा, टी का मान रखने पर, अब टी का मान रखेंगे तो यह आएगा -1/2 कॉस टी की वैल्यू क्या मानी अपन ने एक्स स्क्वायर प्लस सी। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन कर लेना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है समझने की दृष्टि से। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x का अंडर रूट dx, इसका हमें समाकलन करना है। तो देखिए समाकलन करने के लिए आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कि ऐसा कोई मानक फॉर्मूला नहीं है, इसलिए मानक सूत्रों से ये क्वेश्चन होगा नहीं। फिर अपन प्रतिस्थापन विधि पर पहुंचेंगे। प्रतिस्थापन विधि में ध्यान रखें कि यदि मैं e की पावर नीचे वाले e की पावर x को मैं t मान लेता हूं तो e की पावर x को t मानने पर इसका e की पावर x बराबर t मान के इसको कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रतिस्थापन विधि लग रही है। लेकिन ध्यान रखने की बात है यहाँ कि जिसको t मानने से हमारा काम बन रहा है, t मानने पर जिस फलन को आप t मान रहे हो उसका अवकलज विद्यमान है। तो जिस फलन को आपने t माना है उसके प्लस माइनस में यदि कोई कांस्टेंट राशि हो, प्लस माइनस में कोई अचर राशि हो तो उसको भी साथ में t मान लें। क्यों मान लें कि जिस फलन को अपन t मानते हैं उसका अवकलन करना पड़ता है और हम जानते हैं कि अचर का अवकलन क्या होता है 0। तो कहने का मतलब कैलकुलेशन की सुविधा है। क्या है सुविधा? देखो इस क्वेश्चन को चाहे तो अपन e की पावर x बराबर t से भी हल कर सकते हैं, लेकिन उससे कैलकुलेशन थोड़ी टफ होगी। इस कैलकुलेशन को सरल बनाने के लिए यहाँ 1 प्लस e की पावर x को यदि t मान ले तो और सरल हो जाएगी कैलकुलेशन। क्यों हो जाएगी? क्योंकि 1 एक कांस्टेंट राशि है। तो मित्रों आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यदि किसी फलन को t मानने पर उसके प्लस माइनस में कोई कांस्टेंट राशि हो तो उसको भी t के बराबर मान लें, क्योंकि अपन जानते हैं कि जिस फलन को t के बराबर माना जाता है उसका अवकलन किया जाता है। तो देखिए हाँ, और एक बात और ध्यान रखें कि जिस फलन को आपने t के बराबर माना है, जैसे कि मैंने इसमें माना है 1 प्लस e की पावर x बराबर t, जिस फलन को आपने t के बराबर माना है और उसके ऊपर अंडर रूट का साइन हो, अंडर रूट का क्या हो साइन, तो t ने मान के टी स्क्वायर मानना चाहिए। हालांकि t मानने से गलत नहीं होगा, t मानने से भी क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो यहाँ कोशिश करनी है
कि आपको ये बात तो क्लियर हो गई कि e की पावर x बराबर t मानने के बजाय यदि 1 प्लस e की पावर x बराबर t माने तो कैलकुलेशन सरल होगी। इसके साथ साथ आपको पता है कि जिस फलन को t माना जा रहा है और उस फलन के ऊपर यदि वर्गमूल का निशान है, अंडर रूट का साइन है, तो आपको वहां t नहीं मान के t स्क्वायर माननी है ताकि कैलकुलेशन सरल हो जाए। तो देखिए कोट 1 प्लस e की पावर x बराबर टी स्क्वायर मान लिया। उसके बाद इसका हमें अवकलन करना पड़ेगा। टी स्क्वायर क्यों माना, समझ में आ गया होगा, अंडर रूट की वजह से। तो देखिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए 1 का अवकलन करें तो 0, e की पावर x का करें तो e की पावर x, और यहाँ टी स्क्वायर का करेंगे तो x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा तो 2t आएगा। टी स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, 2t dt अपॉन dx। अब dx इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया जाएगा तो dx बराबर 2t dt। अब ध्यान दें, अब क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। क्वेश्चन देखिए, e की पावर x dx के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है, 2t dt। 2 को मैं बाहर लिख सकता हूं तो 2t dt अपॉन 1 प्लस e की पावर x के स्थान पर क्या लिख सकता हूं, टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर का फिर अंडर रूट है तो टी स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो टी, तो यहां क्या आ जाएगा टी, कोई दिक्कत है। उसके बाद देखिए टी से टी कट जाएगा, केवल क्या रह जाएगा 2 dt। उसके बाद देखिए क्वेश्चन मानक सूत्र में परिणत हो चुका है। इसका समाकलन अपन जानते हैं, 2 dt का समाकलन होता है t प्लस c, और t का मान रखने पर, t का मान रखने पर, t का मान रखेंगे तो 2 t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू ध्यान रखना है, यहाँ गलती नहीं करनी है। t स्क्वायर की वैल्यू तो 1 प्लस e की पावर x है, तो t की वैल्यू होगी अंडर रूट 1 प्लस e की पावर x, तो 2 अंडर रूट 1 प्लस e की पावर x प्लस c। तो देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन विधि पर बेस्ड। आगे ध्यान दें, अगला क्वेश्चन देखें प्रतिस्थापन विधि पर। e की पावर x प्लस 1 का अंडर रूट dx, इसका हमें समाकलन करना है। तो ध्यान दें, सबसे पहले अपन प्रतिस्थापन विधि से हल करने, सबसे पहले अपन मानक सूत्र से हल करने का प्रयास करेंगे। इस तरह का कोई मानक फॉर्मूला नहीं है। उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से हल करने का प्रयास करेंगे, तो प्रतिस्थापन विधि भी इसमें डायरेक्ट नहीं लग रही है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कई तरीके से किया जा सकता है। तो फिलहाल अपन जो कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं उन कॉन्सेप्टों से प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान देना, यदि मैं यहाँ देखिए e की पावर x प्लस 1 बराबर t मान लेता हूँ, पूरा t नहीं t स्क्वायर मान लेता हूँ अंडर रूट की वजह से, तो देखो कोट e की पावर x प्लस 1 बराबर t स्क्वायर, अंडर रूट की वजह से ये काम कर लिया। उसके बाद अवकलन करना होता ही है t मानने के बाद, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो देखिए करते हैं अवकलन, ये आ जाएगा e की पावर x, 1 का करें तो 0 कांस्टेंट, इसका आ जाएगा 2t dt अपॉन dx, dx इधर आ जाएगा, तो e की पावर x dx बराबर 2t dt। उसके बाद देखिए क्वेश्चन पर पहुंचे, तो देखिए ये इंटीग्रेशन का साइन है, e की पावर x प्लस 1 के स्थान पर t स्क्वायर लिखा जा सकता है, t स्क्वायर अंडर रूट से हट जाएगा तो केवल क्या रह जाएगा t रह जाएगा कि नहीं। अब ध्यान रखना है, यहाँ अब बात आई कि साहब dx के स्थान पर क्या रखें, dx की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ से। अब dx की वैल्यू निकालने के लिए e की पावर x को यहाँ से हटाना पड़ेगा, हट के ये अपोन में चला जाएगा, तो यहाँ से लिखा जा सकता है, यहाँ से लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं, ध्यान दें, dx बराबर 2t dt बटे e की पावर x लिखा जा सकता है। अब यहाँ मित्रों एक बात ध्यान रखनी है कि जब हम किसी फलन को t के बराबर मान लेते हैं तो फलन t में ही सेपरेट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि t भी आ रहा है x भी आ रहा है, एक साइड में मतलब चर पृथक हो जाने चाहिए। एक साइड में तो केवल x बचना चाहिए और एक साइड में क्या बचना चाहिए, t।
अब देखो हमारी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। क्या प्रॉब्लम आ गई कि टी भी है एक साइड में और एक्स भी है, तो ऐसा करेंगे e की पावर x की वैल्यू जो अपन ने मानी है उससे निकाल सकते हैं पक्षांतरण करके। यहां से e की पावर x की वैल्यू निकाल सकता हूं मैं, ध्यान दें। तो e की पावर x की वैल्यू अगर पक्षांतरण करें तो यहां से आ जाएगी e की पावर x बराबर t स्क्वायर माइनस 1। कैसे आ जाएगी, इसका पक्षांतरण किया तो टी स्क्वायर प्लस 1 को इधर ले गए माइनस 1। अब e की पावर x के स्थान पर इसको लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा dx बराबर 2t dt अपॉन e की पावर x के स्थान पर क्या लिख दिया जाएगा t स्क्वायर माइनस 1। कोई दिक्कत है? आप देखो चलो सेपरेट हो गए, चर पृथक पृथक हो गए, एक साइड में x है एक साइड में t है। चर पृथक होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन में होते हैं, आप गौर से करके देख लेना, 2-3 क्वेश्चन में बताएं तो उनमें ऐसा ही हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन में पहुंचते हैं पुनः, ध्यान दें। इंटीग्रेशन के स्थान पर इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस 1 के स्थान पर t स्क्वायर और t स्क्वायर का अंडर रूट करें तो t। उसके बाद ध्यान दें dx के स्थान पर क्या लिखा जाएगा 2t dt अपॉन t स्क्वायर माइनस 1 लिखा जाएगा। दो को देखिए लिख दिया 2t dt अपॉन t स्क्वायर माइनस 1। हम ये किसी को कोई समस्या है यहां तक? उसके बाद देखिए इस दो को बाहर निकाल लेता हूं तो, और t गुणा t करें तो t स्क्वायर dt अपॉन t स्क्वायर माइनस 1। हाँ भैया देखिए यहां तक आप समझने का प्रयास करना। हालांकि जब समाकलन के आपके टोटल कॉन्सेप्ट हो जाएंगे तो इस क्वेश्चन को बहुत इजी वे में भी अपन करना सीख सकते हैं। उसके बाद ध्यान दें देखिए दो के स्थान पर दो। अब नीचे वाली सिमेट्री को गौर से देखें, नीचे वाली सिमेट्री है टी स्क्वायर माइनस 1। नीचे वाली सिमेट्री में ऊपर वाली सिमेट्री को तोड़े तो क्लियर पता लग गया कि एक जोड़ दें एक घटा दें। तो देखिए यहाँ एक जोड़ेंगे एक घटाएं तो क्या स्थिति बनेगी, ये टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 डी। हाँ भाई किसी को कोई समस्या है यहां तक? अब देखिए अगले स्टेप में दो, अब देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, टी स्क्वायर के साथ माइनस 1 को लिख सकता हूं, तो टी स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1 ऐसे में लिख सकता हूं अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 और डी टी इधर चल ही रहा है। हाँ भैया किसी को कोई समस्या है? सेपरेट डिवाइड कर सकता हूं, सेपरेट डिवाइड करें तो दो टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस ये दो तो है ही, सबसे गुणा है दो का, दो और ये एक, इसका मतलब डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। कोई दिक्कत इसमें? उसके बाद ध्यान दें यहां भी डी टी, ये आपस में कट गए, क्या रह गया बताओ, दो डी टी प्लस दो डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, दो डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, इसका समाकलन तो है। उसके बाद देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा, इसका फॉर्मूला होता है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। और डायरेक्ट फॉर्मूला देखो फिलहाल तो आप उस फॉर्मूले को यहाँ याद कर लें, मैं आपको डेरिवेशन भी बताऊंगा इसका। तो देखिए dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका हमें समाकलन करना हो तो इसका सूत्र होता है 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है। फिलहाल आप इस फॉर्मूले को याद कर लें, क्या होता है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो इस फॉर्मूले में देखिए दो के स्थान पर दो, dt का क्या हो गया t प्लस दो के स्थान पर दो, इसमें ये फॉर्मूला लग गया 1/2 a का मतलब a नहीं है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक का स्क्वायर लिखा जा सकता है इसको, 1/2a log क्या आ जाएगा x माइनस ए, एक्स मतलब t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 प्लस सी। इसी को आगे सॉल्व कर दें, 2t प्लस 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या रह गया बताओ, log t माइनस 1 t प्लस 1 प्लस सी। उसके बाद t का मान पुट करना पड़ेगा, t का मान क्या माना है उसको लिख देंगे, t का मान रखने पर, t का मान रखेंगे तो t क्या माना था अपन ने बताओ,
e की पावर x प्लस 1 का अंडर रूट। तो t का मान यहाँ लिख दिया जाएगा 2 e की पावर x प्लस 1 का अंडर रूट प्लस लॉग ये क्या आ जाएगा e की पावर x प्लस 1 का अंडर रूट माइनस 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1 का अंडर रूट प्लस 1 प्लस c। तो इस तरह से ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इस सूत्र को आपको एक्स्ट्रा याद रखना है, अपन इस सूत्र को भी पढ़ेंगे। इस तरह के 8-9 सूत्र हैं, उन सूत्रों का भी अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।